नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और आर्टिकल 370 को हटाने के लिए जो प्लानिंग थी वो आज से 5 साल पहले से चल रही थी। ये जो प्लानिंग है ये इतनी माइक्रो मैनेज थी कि हमारे सभी के सामने इसका एक एक स्टेप साल दर साल होता गया और हमें भनक तक नहीं लगी। तो दोस्तों, आज हम ये फैसिनेटिंग स्टोरी आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई और इस कहानी को सुनने के बाद प्रत्यक्ष रूप से चाणक्य आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, अगर मैं होता तो मैं भी कुछ ऐसा ही करता। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं इस फैसिनेटिंग स्टोरी को। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 का वध हो चुका है, वो पूर्णतः निष्क्रिय हो चुका है और रवीश कुमार ने इस फैसले को, इस पूरी प्लानिंग को एक बेहद घटिया साजिश बताने की पूरी कोशिश की है, इसे असंवैधानिक बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ प्राइम टाइम के 45 मिनटों में यह बताने की कोशिश की है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं वो दोगले हैं, वो झूठे हैं। लेकिन इसी अपनी कोशिश में वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताना ही भूल गए, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं, उन्हें कुछ दिखा ना हो। तो हमने सोचा हम आपको वो पॉइंट्स बताएं और ये कहानी भी साथ साथ आपको सुनाएं। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं और इतिहास की कुछ बातें आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रवीश कुमार ने आपको नहीं बताई हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। 1947 जब भारत आजाद हुआ, साथ ही साथ सभी रियासतें ये इस डायलेमा में थी कि हम कहां जाएं, हम पाकिस्तान में जाएं, इंडिपेंडेंट रहें या हिंदुस्तान में मिलें। तो कश्मीर की जो रियासत थी उसके महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में मिलने का मन बना लिया। उसके बाद बाकी जो बची रियासतें थी जिन्होंने भारत में मिलने का मन बना लिया था, उन सभी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए और पूर्ण विलय के लिए अपनी मंजूरी दे दी। वहीं जम्मू और कश्मीर में ये पूर्ण विलय की बात अभी अटक गई थी। जम्मू और कश्मीर पूर्ण विलय के लिए तैयार शायद नहीं था। तो इसके लिए भारत की सरकार J&K की अथॉरिटीज के साथ बात करने में लगी हुई थी, उनको मनाने में लगी हुई थी। अब साल दर साल बीतते गए, 1951 आता है। 1951 में एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक ड्राफ्ट तैयार करती है। उस ड्राफ्ट में बताया जाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत के साथ साथ गवर्न करा जा सकता है और फिर धीरे धीरे उसको भारत में पूर्ण विलय किया जा सकता है। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर्टिकल 370 का सुझाव देती है और उस आर्टिकल 370 का जो टाइटल रखा जाता है वो ये रखा जाता है, टेम्परेरी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब इसे प्रपोज किया था तभी इसे टेम्परेरी प्रोविजन कहा गया था, यानी कि फ्यूचर में इसको हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही इसकी शुरुआत हुई है। इसका टाइटल अगर आप आज भी देखें तो यही है कि एक टेम्परेरी प्रोविजन है। परंतु 70 साल बीत गए लेकिन शायद माहौल सामान्य नहीं हुआ और आर्टिकल 370 को हटाया नहीं गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने साफ तौर पर कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी के साथ आर्टिकल 370 को हटा दिया जाएगा जैसे ही सामान्य हो जाएगा माहौल। जब यह आर्टिकल प्रपोज किया गया था तब भारत के कानून मंत्री उस समय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल है ये भारत विरोधी है, लेकिन नेहरू और कांग्रेस के अन्य लोगों की वजह से इसको पारित कर दिया गया। अब दोस्तों, 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं रही, वो भगवान को प्यारी हो गई। वो कहां गई किसी को कुछ नहीं पता। अब जैसा कि संविधान में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी के साथ 370 को हटाया जा सकता है, पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही नहीं है तो मंजूरी देगा कौन। साल 2018 में कुमारी विजयलक्ष्मी नाम की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की। उन्होंने पूछा कि भाई 370 को कैसे हटाया जा सकता है, इसके खिलाफ उन्होंने केस किया। तो भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब है ही नहीं, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ही नहीं तो मंजूरी कौन देगा, तो इस वजह से 370 को हटाया नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, खेल शुरू ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पैदा कैसे किया जाए, जबकि उसकी मृत्यु तो 1957 में ही हो चुकी है। उसका रीबर्थ
कैसे होगा, यही कहानी है, अब सुनते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव थे और उसके बाद चुनावों का जो नतीजा आया उसमें हंग असेंबली आई, जिसमें पता चला कि पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली है। ये सरकार बनानी इसलिए जरूरी थी ताकि पीडीपी के कुछ एमएलएज को भारतीय जनता पार्टी अपनी साइड कर सके, उनको कुछ लुभावन दे सके। एक ऐसा अलायंस जो हो ही नहीं सकता था वो हो गया, और यही था पहला स्टेप इस आर्टिकल को हटाने के लिए। अब बीजेपी ने अपनी साइड कुछ पीडीपी के नेता कर लिए थे, उनके कुछ एमएलएज कर लिए थे। सज्जाद लोन जो कि पीडीपी के एक नेता थे, वो मोदी मोदी करते हुए नहीं थक रहे थे। अब बारी आती है अगले स्टेप की। 2018 में पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जून में सरकार गिर जाती है, गवर्नर के हाथ में कमान पहुंच जाती है और गवर्नर टाइम देता है कि 20 नवंबर तक आपको अपना बहुमत साबित करना होगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो भैया दूसरे चुनाव कराए जाएंगे और तब तक गवर्नर रूल रहेगा जम्मू और कश्मीर में। 21 नवंबर की डेट बेहद महत्वपूर्ण थी। अब दोस्तों जम्मू और कश्मीर में अगर आप देखें तो विंटर सेशन और समर सेशन होते हैं। समर सेशन लगता है श्रीनगर में, विंटर सेशन लगता है जम्मू में। और अक्सर इस तरीके की जो डील्स होती हैं, इस तरीके के जो गठबंधन होते हैं, वो लास्ट डेट तक पहुंचते हैं। और 21 नवंबर को जो लास्ट दिन था, जब तक श्रीनगर से जम्मू में पहुंच चुकी थी वहां की विधानसभा, यानी कि जो गवर्नर था वो अब जम्मू में बैठता था और पूरी पॉलिटिक्स चल रही थी श्रीनगर कश्मीर के अंदर। अब दोस्तों 20 नवंबर का दिन आता है, यानी कि आखिरी दिन अपना मैंडेट साबित करने का। महबूबा मुफ्ती एक फैक्स भेजने की कोशिश करती हैं राज्यपाल को और कहती हैं कि मेरे पास 56 एमएलएज हो चुके हैं, मैं सरकार बनाने के लिए सक्षम हूं। वहीं से सज्जाद लोन भी, जिसको बीजेपी का समर्थन था, वो भी अपने 56 एमएलएज होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि मैं भी सरकार बना सकता हूं। लेकिन रहस्यमयी तरीके से राज्यपाल की फैक्स मशीन खराब हो जाती है। महबूबा मुफ्ती राज्यपाल को कांटेक्ट करने की उनके फोन पर काफी कोशिशें करती हैं, लेकिन सब व्यर्थ हो जाती हैं। सज्जाद लोन दूसरी तरफ से व्हाट्सएप करते हैं राज्यपाल के पीए को, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी राज्यपाल तक नहीं पहुंचती है। और राज्यपाल 21 तारीख को डिक्लेयर कर देते हैं कि सभी पार्टीज फेल हो गई हैं अपना मैंडेट साबित करने में, अब दोबारा चुनाव होंगे। और जब तक दोबारा चुनाव नहीं होते तब तक राज्यपाल के हाथ में ही पूरा शासन रहेगा। अब नवंबर के बाद पूरी कमान थी राज्यपाल के हाथ में। अब आता है दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 साथ में लेकर आता है राष्ट्रपति द्वारा पारित एक बिल जिसका नाम है आर्टिकल 356। उस बिल में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और उस अमेंडमेंट को रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है कि SC/STs जो है ना जम्मू कश्मीर के, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो पावर्स हैं वो अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट को दी जा सकें। ये पावर्स अभी तक अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं है। जैसे ही ये पावर्स आ जाएंगी वैसे ही SC/STs को ये सभी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही देखा कि SC/STs को बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं और अगर वो इस बिल को पारित नहीं करेंगे तो वो SC/ST विरोधी भी नजर आ सकते हैं, तो उन्होंने इस बिल को पारित कर दिया, इस अमेंडमेंट को पारित कर दिया। अब सारी पावर्स थी गवर्नर के पास। उसके बाद दोस्तों आता है कल का दिन। कल यानी कि सावन का तीसरा सोमवार, यानी कि 5 अगस्त 2019। इस दिन एक और अमेंडमेंट किया जाता है। यह अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 367 में, 367 में। और इस अमेंडमेंट में लिखा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जो पावर्स थी वो अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वो जो सरकार चला रही है। सरकार कौन चला रहा है? सरकार गवर्नर चला रहा है, यानी कि सारी की सारी पावर्स गवर्नर के पास। अब आर्टिकल 370 निष्क्रिय हो चुका है, अब उसकी हत्या हो चुकी है।
अब दोस्तों 367 का उपयोग करते हुए सारी पावर दे दी गई राज्यपाल को, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दर्जा दे दिया गया एक तरीके से। अब 370 को पावरलेस करना आसान था। उसके बाद एक गजट पेश किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें सहमति होती है गवर्नर की या फिर कह दें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उसके बाद 370 की जितनी भी पावर्स थी उनको खत्म कर दिया जाता है। 370 को खत्म नहीं किया जा सकता था। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि 100 साल के बाद भी जब मोदी को कोई याद करने वाला नहीं होगा तब भी 370 होगा, लेकिन मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया कि 370 आज निष्क्रिय है, पावरलेस है। आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ हमें patreon.com पर मदद जरूर कीजिए। ये मदद बेहद वांछनीय है और हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आप हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। आपको सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। 370 धारा जो क्रिटिकल धारा थी, जिसके लिए दोनों सदनों में बहुत हद तक बहुमत होने की जरूरत थी, ऐसा खिलाड़ी बनाया आपने कि उसने राज्यसभा में ही पहले पास करके दिखा दिया। या आपको ताज्जुब नहीं लगता? या आपको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, जिसमें इस पार्टी का बहुमत ही नहीं है? इसलिए हुआ कि उस पार्टी में कई सारे चाटुकार मौजूद हैं और वो भली बात ही जानता है। जो निंदा वाले थे उन्होंने ये बात सिर्फ 3 ही लोगों को पता थी कि आज पार्लियामेंट में होने वाला क्या है। और पार्लियामेंट में गया और उसने पूरी कहानी पढ़ी, और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो स्पीकर ने कहा राज्यसभा के पास, तो वो जो आलू की फैक्ट्री से सोना बना रहे थे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेबर कहां गई, तो उनकी लेबर गायब थी। उसे 24 घंटे तक पता नहीं कि लेबर आज काम पे आई क्यों नहीं, जब सबसे ज्यादा जरूरी काम था। तब पता चला कि दूसरे वाले ने फूल प्रूफ काम करता है। वो संसद की जितनी मर्यादाएं हैं, जितने नियम कानून हैं, उसको ध्यान में, इसलिए मैंने कहा कि खेल इसी संसद में हो सकता है, खेल खेलना आना चाहिए। इसलिए ये रोना तो बहुत साल से चला, अरे साहब हमारे पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं होगा तो ये नहीं होगा। करने की नियत होनी चाहिए, और जब नियत होती है तो संसदीय परंपराओं के अनुसार हमारे देश में समय समय पर हमारे यहां से बहुत लोग विदेश जाते रहते हैं। कभी जाते हैं इजराइल के, वहां ड्रिप खेती कैसे होती है देखने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें अपने घर में करनी होती है। कई बार चिदंबरम साहब भी गए थे, उनकी खेती की आय पता है। वो ऐसे देश के पहले किसान हैं कि जब उनके बारे में ढूंढा गया कि इनकी खेती की आय जो दिखाई गई है वो टैक्स फ्री होती है, वो इतने करोड़ों में है, तो लोगों ने कहा खेती कर कहां रहे थे? तो गमलों में गोभी उगा करके कई हजार करोड़ का उन्होंने गोभी उगा दिया है। ऐसे दौर में इन्होंने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि कुछ लोग बाहर जाएं और देख के आएं। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उसने कहा कि देश में जो नए नवेले से आए हैं एमपी जीत करके, जिन पे बेचारों पे अभी बेरोजगारी की वजह से कोई काम नहीं है, उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि ऐसी जो हमारे यहाँ डेलीगेशन जाते हैं बाहर स्टडी करने के लिए, जिंदगी में पहले पढ़े नहीं, अब स्टडी करने जाएंगे। पढ़ लेते तो फिर बात ही क्या थी। वो तमाम सारे लोग नए नए कुर्ते पजामे सिलवा करके, कोई पहली बार जहाज का टिकट मिला, उनसे कहा कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां म्युनिसिपलिटी पानी की व्यवस्था कैसे करती है ये देख के आइए। और सबने नए नए कपड़े उपड़े सिलवा लिए। 2 महीने पहले उनका जो प्रोग्राम था वो तय किया गया और उनसे कहा कि फला फला डेट में वो जाना है, डेलीगेशन जाती रहते हैं, कोई उसमें नई बात नहीं।
उसमें से किसी एक ने पूछा भी कि इसमें, इस डेलीगेशन में हर पार्टी के लोग हैं लेकिन बीजेपी के नहीं हैं। तो जो लोग कर रहे थे, क्योंकि मैं उसमें, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास, और नीदरलैंड भेजा। वो नीदरलैंड में पानी की टंकी, नली कैसे खुलेगी कैसे नहीं खुलेगी, वो वहां अध्ययन कर रहे थे। आपके आदमी की शातिरपना देखिए, जो पॉजिटिव है, जो अच्छी बात है। राजसत्ताएं ऐसे ही चलती हैं, हाथ जोड़ के नहीं चलती है। नीदरलैंड में वो पानी की व्यवस्था 40 MP गए देखने, और ये इतना समझदार आदमी है, उसने कहा मान लो कोई इसको खेल को बिगाड़ भी दे, तो सरकार ने जिस दिन 370 लाना था उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट ही नहीं थी, इसलिए वो लेबर चली गई। तो संविधान का उल्लंघन नहीं किया, संसदीय मर्यादाओं का कोई गड़बड़ नहीं किया, और लोग घंटों सोचते रहे कि ये पास कैसे हो गया। और उसके बाद जब वो आए लौट के, तब तक तो चिड़िया खेत चुक चुकी थी। तो ये जो ताकत है, ये खुश होने के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों में आपको ऐसे ही बिहेव करना है। इसलिए आज 3-4 पॉइंट बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चालू रखिए सर, अच्छा कह रही चालू रखिए। देखिए, हमारी खामोशी के कारण, खासतौर से हिंदुओं की सना की और हिंदू पार्टियों और हिंदुओं के ठेकेदारों की मक्कारी, दलाली, उन्हें जो भी गंदे से गंदा शब्द आप दे सकते हैं, जो साहित्य में ठीक लगता हो दे दीजिए। हम समय पे नहीं बोले हैं, और हम में से बड़े बड़े पुरुषार्थी, हर चौराहे पे एक हिंदूवादी मिल जाएगा, हर गली में 3 संगठन मिल जाएंगे। मेरी उनसे कोई निजी शिकायत नहीं है भाई, निजी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। इतने एक्स और इतने वाई, इतने MP और MLA भी बैठे, वो भी नहीं बोल पा रहे, वो भी नहीं बता रहे भाई ठीक है, कल की कल देखी जाएगी, ये सच होगा जिनके बीच में रह रहा हूं, रह रही हूं। यार ये तो मेरे से लोग सवाल पूछेंगे, उन्हें डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको अफीम खिला दी गई है, इसलिए आप ये सवाल नहीं उनसे पूछेंगे। 1991 में हमारी चुप्पी और हमारे दलाल नेताओं के साठ गांठ के चलते, मुंह पे कह रहा हूं मैं ये बात, अपनी चाटुकारिता के चलते, स्वार्थ के चलते, PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, अयोध्या मूवमेंट अपने पीक पर था। अब उसमें से कुछ लोग नहीं हैं, मैं उनके सम्मान में कोई बात नहीं कहना चाहता, समग्रता में कह रहा हूं। उसमें जो जिंदा हैं उनके मुंह पे बोल चुका हूं मैं। तो 92 साल की उम्र हो गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बोल के आया, कहा कि यह आपने जघन्य अपराध किया था। अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था, तो हमको अयोध्या बहुत प्यारी थी, अयोध्या का मूवमेंट चला। लेकिन एक पार्टी ने यह साठगांठ की, क्योंकि उस वक्त सत्ता में जो आदमी बैठा था उससे बड़ा भारत में चाणक्य पैदा नहीं हुआ है। लेकिन वो पार्टी गलत में था, लेकिन अपने समय का इंतजार करता रहा। जब उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने कहा ये तो मरवर जाएगा, छोड़ो इसको यार। जब पार्टी क्राइसिस में आई तो ये हुआ कि भाई किसी को प्रधानमंत्री बनाओ तो किसी ऐसे आदमी को बना दो जो हमारे परिवार के लिए चुनौती न बने। तो एक आदमी जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, इसके पास कम समय है, इसी को बना दो। ये सोच के PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी खांटी का आदमी था। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग आपके लिए बड़ा करके गए, उनका दल क्या था, उससे उस आदमी को मत आंकिए, बिल्कुल मत आंकिए। आप ही के महाराष्ट्र में VN गाडगिल थे कि नहीं थे? लेकिन किसी कांग्रेसी में यह हिम्मत थी कि VN गाडगिल के घर के ऊपर सावरकर की आदमकद मूर्ति लगी रहती थी। वसंत साठे कांग्रेस में थे,
लेकिन सावरकर के भक्त थे। उसी कांग्रेस पार्टी के दौर में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सावरकर स्मारक बना। गए हैं कभी आप? जगजीवन राम को भेजा इंदिरा गांधी ने कि उसके इनॉग्रेशन में जाना। इंदिरा गांधी ने वो पत्र लिखा कि भारत की धरती ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया जिसका नाम सावरकर है। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा। इसलिए किसी के कार्यों पर और अगर उसने कुछ भी अच्छा किया है जो आने वाली नस्लों के लिए है तो उसे कहिए, इसलिए कि नहीं वो मेरी पार्टी का नहीं है, वो फलानी पार्टी का नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा एक कानून बनाना है, हम इसमें सहमति चाहते हैं। कानून क्या था कि हम अयोध्या को उस कानून से अलग कर देते हैं क्योंकि इससे आपको दुकान चलानी है। और फिर एक कानून बना जो भारत की संसद को इसकी ताकत ही नहीं है, इसे हमने सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन ने चैलेंज कर दिया है। हमारी टीम के युवा साथी हैं। कानून यह बना कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी इस देश के अंदर इस्लामिक आताताई और ईसाइयों की हुकूमत में मंदिरों को खंडित करा गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, उनका स्ट्रक्चर यानी उनका स्वरूप बदल दिया गया है, मंदिर के अंदर कहीं मजार बना दी गई है, कहीं मस्जिद बना दी